हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स। तो आज हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ। इससे पहले आपको मैं बता दूं, हम 100 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। आप चाहे बात करो एसएससी जेईई की, आप चाहे बात करो आईईएस की। क्लियर हो गया? तो इनका जो पीडीएफ है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब कुछ पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किया करते हैं, हालांकि अभी ऑप्शन के साथ भी मैं आपको हिंट दे दिया करूँगा। क्लियर हो गया? बस आपने काम करना है कि मेरा आंसर बताने से पहले पहले आपको अपनी तरफ से बताना है कि आपको करेक्ट आंसर क्या है। और अगर आप टेस्ट देना चाहते हो, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे कमेंट करके आंसर बता सकते हो। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, इसे देखो, इसका करेक्ट आंसर बताओ। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? क्वेश्चन में कहा गया है रीमिंग इज द ऑपरेशन ऑफ, रीमिंग किसका ऑपरेशन है? ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन में है, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका टाइम अप हो चुका है। अगर आपको पता तो आपने आंसर बता दिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हम बात करते हैं, कई बार हमने पढ़ा हुआ ड्रिलिंग के बारे में, बोरिंग के बारे में, रीमिंग के बारे में, है ना। तो यहाँ से इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इन दोनों में डिफरेंस बताओ। ड्रिलिंग क्या करते थे? हमें स्टार्टिंग में कोई भी होल करना होता था, हम ड्रिलिंग मेनली हम ऐसे ही करते थे। पहले ड्रिलिंग ऑपरेशन करते थे, उस होल को बड़ा करना होगा, हम बोरिंग वाला ऑपरेशन करते थे। और लास्ट में उसकी फिनिशिंग वगैरह अगर हमें करनी होगी, उसे मतलब एक्यूरेट साइज़ वगैरह देना होगा, तो उसके लिए हम रीमिंग प्रोसेस यूज़ करते थे। तो यहाँ पे आपको सी ऑप्शन दिख रहा होगा, सी ऑप्शन नहीं सॉरी डी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, साइजिंग एंड फिनिशिंग अ होल। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसी के साथ हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, इसको बताइए करेक्ट आंसर आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए। कहा गया मटेरियल यूज्ड फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड। हमने वेल्डिंग के बारे में पढ़ा है। वेल्डिंग में हम वो इलेक्ट्रोड वगैरह यूज़ करते हैं ना, उसकी कोटिंग की जाती है। वो जो कोटिंग की जाती है उसे क्या कहा जाता है? प्रोटेक्टिव लेयर कहा जाता है, बाइंडर कहा जाता है, स्लैग या फिर फ्लक्स क्या कहा जाता है? आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लक्स, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले छोटी सी अपील है आपसे, छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो मर्जी मान लो। आपने उम्मीद है कि आप वो अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। यहाँ पर हम छोटा सा टारगेट रख के चल रहे हैं, सिर्फ 100 लाइक्स का टारगेट रखेंगे। 100 लाइक्स अचीव करवाने में आपने हमारी हेल्प करनी है, और मुझे उम्मीद है आप लाइक करोगे, वीडियो को भी शेयर करोगे। यहाँ पर छोटा सा टारगेट तो था ही था, साथ ही साथ आपके लिए एक और मैं चीज़ बताना चाहता हूँ। स्टार्टिंग से बोलता आया हूँ, यहाँ पे आज फिर आपको रिपीट करूँगा। जैसे ही वीडियो में ज़्यादा व्यूज़ की बात नहीं करता हूँ, 500 व्यूज़ कंप्लीट होंगे, हम क्वेश्चन की क्वांटिटी बढ़ा देंगे। अभी जो हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं, जैसे आज 15 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101 से क्वेश्चन नंबर 115 तक हम जा रहे हैं। हम जल्दी ही क्या करेंगे, जैसे 500 व्यूज़ कंप्लीट होते हैं वीडियो में, हम क्वांटिटी बढ़ा देंगे। एक दिन में 25 से 30 क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, और अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो हम एक दिन में 50-50 क्वेश्चन भी डिस्कस किया करेंगे। हम बात कर रहे हैं एसएससी जेईई आईईएस की। यहाँ पर न्यूमेरिकल भी रहते हैं। न्यूमेरिकल क्यों? आपके पेपर 2 में काम आएंगे। क्लियर हो गया? इसी के साथ आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कहा गया है सैंड मोल्डिंग की बात की जा रही है। सैंड मोल्डिंग में कहा गया है जो बॉटम वाला पार्ट रहता है फ्लास्क का, उसे क्या कहा जाता है? कोप, चीक, ड्रैग या फिर फ्लास्क बॉटम। करेक्ट आंसर क्या है वो आपको बताना है। इसके बारे में हालांकि हम पढ़ चुके हैं, हमने देखा था सैंड मोल्डिंग के बारे में 2 तरह के हम वो बॉक्सेस यूज़ करते थे। एक अपर पार्ट था, एक लोअर पार्ट था। अपर पार्ट को हम कोप कहते थे, और जो लोअर पार्ट था, नीचे वाला पार्ट था, उसे हम ड्रैग कहा करते थे ना। ये सब कुछ हमने पढ़ा था। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ड्रैग आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट अगर आप समझना चाहते हो ना, तो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप एसएससी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जितने क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, सितंबर में आपका एग्जाम होने जा रहा है। सितंबर तक क्या पता हम कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो एक दिन में 50 क्वेश्चन भी डिस्कस किया करेंगे। तो वहाँ तक अगर आप सारे क्वेश्चन कर लोगे ना अच्छे से, तो मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, आप जब पेपर होगा तब खुद भी जाके वेरीफाई कर सकते हो। कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे। टेक्निकल में 100 में से 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो या तो मैं करवा चुका हूँ, या तो मैंने आपको करवाया होगा, हिंट दी होगी, उससे रिलेटेड सेम टू सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा। क्लियर हो गया? इस चीज़ को याद रखना। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम इज नॉट करेक्ट। कुछ एजम्पशंस गिवन है, कहा गया इनमें से कौन से एजम्पशन जो है वो सही नहीं है। बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा है, कई सारी वीडियोज़ है, वहाँ पर हमने एजम्पशंस के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर कहा गया कौन से एजम्पशन सही नहीं है वो आपको बताना है। फर्स्ट में कहा गया फ्लो शुड बी अनस्टेडी वगैरह जो भी है। यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी सी ऑप्शन में, फ्लो शुड बी कंप्रेसिबल। तो हम बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं कि जो फ्लो है वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, कंप्रेसिबल नहीं, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। इसका मतलब सी ऑप्शन गलत हो गया, तो इसका सी ऑप्शन सही हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो है एजम्पशन नहीं है। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है आपका। बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में क्या पढ़ते हैं? जो फ्लो है वो उसकी विस्कोसिटी 0 होनी चाहिए, मतलब फ्लो आइडियल होना चाहिए, कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, है ना। और भी हम जैसे इरोटेशनल होना चाहिए, फ्लो स्टेडी होना चाहिए, इस तरह के कुछ एजम्पशंस लेके हम चलते हैं। क्लियर हो गया?
अब इसी के साथ आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जैसे 15 क्वेश्चन थे ना, तो इन 15 में से जो 7 या 8 क्वेश्चन थे वो SSC JEE के थे, बाकी IES के थे। इस क्वेश्चन में कहा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रेविटी कंट्रोल टाइप गवर्नर। इनमें से कौन सा गवर्नर है जो ग्रेविटी टाइप कंट्रोल है, आपको बताना है। ए ऑप्शन में कहा गया हार्टनल गवर्नर, बी में हार्टंग, सी में वाट गवर्नर, डी में कहा गया पिकरिंग गवर्नर। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, देखो ग्रेविटी कंट्रोल्ड, इसके अपोजिट में कौन सा हो जाएगा, स्प्रिंग कंट्रोल, जहाँ पे स्प्रिंग की हेल्प से कंट्रोल किया जा रहा है। अब आप हार्टनल गवर्नर की बात करो, हार्टंग की बात करो, पिकरिंग गवर्नर की बात करो, इन सभी में स्प्रिंग को यूज़ किया जाता है, स्प्रिंग की हेल्प से इनको कंट्रोल किया जाता है। इसका मतलब सिर्फ वाट गवर्नर बचे जो ग्रेविटी की हेल्प से कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, इसका आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया एट द पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर, कंट्राफ्लेक्चर पॉइंट में क्या होता है आपको बताना है। कई सारे ऑप्शन आपके सामने, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, आपको बताऊंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक करना, कई सारे लिंक्स मिलेंगे, हमारे चैनल में प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाके वीडियोस को देख सकते हो। तो मैं थोड़ा तेज़ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका टाइम बचाना चाहता हूँ, आपके टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता, मुझे पता है आपका टाइम प्रीशियस है। चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन में कहा गया था पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर में क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा था। ये कैसा पॉइंट है जब पे बेंडिंग मोमेंट जो है ना, हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वगैरह पढ़ते थे, जब पे बेंडिंग मोमेंट जो है अपना साइन चेंज करता है, मतलब एक तरफ पॉजिटिव हो गया, एक तरफ नेगेटिव हो गया। तो ये जो पॉइंट है जब पे बेंडिंग मोमेंट के लिए जीरो रहती है, साइन चेंज हो रहा होता है, उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर, यानी कि बी ऑप्शन बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स बिहेवियर सही हो जाएगा। इसी के साथ आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपको बताना है क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहा गया ट्रांसफार्मर जो हम यूज़ करते हैं एसी वेल्डिंग सेट्स के लिए, वो कौन सा यूज़ करते हैं। वेल्डिंग सेट जो एसी वेल्डिंग सेट है वहाँ पे ट्रांसफार्मर कौन सा यूज़ किया जाता है। ए में कहा गया बूस्टर टाइप, बी में कहा गया स्टेप अप, सी में कहा गया स्टेप डाउन, डी में कहा गया इक्वल टर्न रेशो टाइप। टर्न रेशो मतलब वो उनकी कॉइल्स की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, देखो ट्रांसफार्मर आपको चाहिए वेल्डिंग सेट के लिए, आपको कैसा होता है वहाँ पे, आपको जो टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है ना, क्योंकि जॉइंट लगाने हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। टेम्परेचर किसके प्रोपोर्शनल होता है, करंट के, करंट ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। अब करंट ज़्यादा चाहिए तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करोगे, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन में करके बताइए, छोटा सा न्यूमेरिकल आ चुका है। कहा गया कि रेफ्रिजरेटर है जो कि रिवर्स कार्नोट साइकिल पे वर्क कर रहा है, उसकी COP आपको गिवन है 5, COP गिवन है 5। आपको बताना है रेशियो ऑफ हाईएस्ट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टू द लोएस्ट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। रेशियो क्या हो जाएगी हाईएस्ट एब्सोल्यूट और लोएस्ट टेम्परेचर के बीच की, वो आपको बताना है। आपने फॉर्मूला पढ़ा है COP का, COP किसके बराबर होता है, T2/T1 - T2, है ना। ये सारे टेम्परेचर जो एब्सोल्यूट ही है, इतना क्लियर हो गया। आपको T1/T2 की रेशियो बताना है और कुछ यहाँ पर नहीं करना है, बस हाईएस्ट रेशियो, हाईएस्ट टेम्परेचर T1 हो जाएगा, लोएस्ट T2 हो जाएगा। आपको बताना है T1/T2 कितना हो जाएगा, और ये टेम्परेचर वैसे ही एब्सोल्यूट होते हैं। COP आपको गिवन है 5, तो यहाँ पे सिंपल सा ऐसे लिख लो आप, यहाँ पे कुछ नहीं करना, कर दिया। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल बेसिक स्टेप से आपको बता रहा हूँ। 5T1 - 5T2 ये किसके बराबर हो जाएगा, T2 के बराबर हो जाएगा। अगर हम एक काम करें 5T1 को यहीं पे रख दें, इस 5T2 को वहाँ पर ले जाएं तो प्लस हो जाएगा, तो 6T2 बन जाएगा। हमें T1/T2 चाहिए ना, T1/T2 चाहिए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, 1.2। 1.2 कहाँ पे मिल रहा है, डी ऑप्शन में मिल रहा है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो गया। इसी के साथ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में ऐसे आपको करके बताना क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहा गया क्रिटिकल पॉइंट में जो एंथैल्पी है वेपराइजेशन की वो कितनी रहती है। क्रिटिकल पॉइंट हम सभी ने पढ़ा है, वैसे भी आपको रिवाइज करवा दूँ। इस तरह से हम पढ़ते हैं, यहाँ पे डायग्राम वगैरह बना रहे थे, थोड़ी ऐसे बना दी डायग्राम वगैरह, क्या हुआ। तो यहाँ पर हम बात करें क्रिटिकल पॉइंट में जो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कैसा रहता है, हमने डायग्राम के बारे में पढ़ा यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ पे चार्ट वगैरह बनता है इस तरह से। तो ये जो पॉइंट रहता है ना, ये क्रिटिकल पॉइंट रहता है। यहाँ पर कहा गया कि बताओ यहाँ पे एंथैल्पी जो वेपराइजेशन की है वो कितनी रहती है, ये आपको बताना था। जैसे अगर मैं ये बात करूँ, ये हमारे पास क्या एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ये एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ये एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। जब आप यहाँ पर पहुँचोगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे तो वैल्यू 0 हो चुकी है। एक तरह से आप ऐसे भी कह सकते हो ना, HGF है ये, मतलब Hg - HF। एंथैल्पी ऑफ गैस यहाँ पे एक ही स्टेट वगैरह है, तो दोनों की वैल्यू 0 होगी। जो भी आप समझ के, जो ये एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है, ऊपर पहुँचते इस पॉइंट में 0 हो जाएगा, तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन आपको यहाँ पे 0 रहता है। ये भी क्लियर हो गया। इसी के साथ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा। नंबर ऑफ कंपोनेंट फेजेस और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो इनका रिलेशनशिप बताना, जो गिब्स फेज रूल आप पढ़ते हो, बेसिक से केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, अब थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ते हो, उसके बारे में कहा गया है। तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है, बस इनको आगे पीछे गया टर्म्स को आगे पीछे करना है। फॉर्मूला क्या है वो आप सभी को पता होना चाहिए। एक बार कमेंट सेक्शन में आप भी मुझे बताओ। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये क्वेश्चन मैंने करके बताऊंगा। सिंपल जो गिब्स फेज रूल का फॉर्मूला बिल्कुल बेसिक सा है, बेसिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, उसके बाद भी पढ़ते हो। यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी आंसर है वो अपने कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे, क्योंकि आप मुझे आंसर वगैरह बताते नहीं हो, कमेंट सेक्शन ज्वाइन करते नहीं, तो इससे बेस्ट तरीका मुझे कोई लगता नहीं है। इसका आंसर आप मुझे बताओ आज कमेंट सेक्शन में। देखते हैं यहाँ से कि कितने लोग जो हमारी वीडियोज़ को देखते हैं, वो भी कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में है लिस्ट 1 में प्रॉपर्टीज हैं फ्लूइड की, लिस्ट 2 में इनकी डेफिनेशन या रूल्स वगैरह आपको बताना करेक्ट क्या हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो एक बार आप थोड़ा सा टाइम लो, वीडियो को पॉज करो, मैं आपको बताता हूँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो आपको म्यू बाई पी दिख रहा होगा, सी ऑप्शन में वो क्या है डेंसिटी और जो विस्कोसिटी और डेंसिटी की रेशो को हम क्या बोलते हैं, वहाँ पर हम उसको काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोलते हैं ना। मतलब सी का रिलेशनशिप 5 से है, सी का रिलेशनशिप 5 से सिर्फ डी ऑप्शन में दिख रहा है, तो डी ऑप्शन आपको करेक्ट होगा। यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है। इसी के साथ हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कहा गया हाइड्रोस्टैटिक लॉ ऑफ प्रेशर जो है उसका फॉर्मूला आपको बताना है। सिंपल पढ़ते हो ना, P = रो जी एच, वही यहाँ पर है। H जो है यहाँ पे Z के बराबर उसको इक्वेट किया हुआ है। तो जो ए क्वेश्चन है डी पी और डी जेड इक्वल रो जी वाला वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर कहा गया है लैमिनार फ्लो के बारे में पढ़ते हो ना, कई सारे फ्लोज के बारे में पढ़ते हो। लैमिनार फ्लो के बारे में कहा गया है वो रेनॉल्ड नंबर से कैरेक्टराइज्ड होता है। क्या मतलब है उसका, इक्वल टू क्रिटिकल वैल्यू, मतलब लैमिनार फ्लो जो है वो रेनॉल्ड क्रिटिकल वैल्यू के बराबर होता है, लेस देन क्रिटिकल वैल्यू होता है, मोर देन क्रिटिकल वैल्यू। तो सबको पता है कि लैमिनार फ्लो की जब हम बात करते हैं वो क्रिटिकल वैल्यू से उसकी कम वैल्यू होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कहा गया, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूँ उसके लिए, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो जो भी है चलो आपको करना पड़ेगा मैनेज। अब यहाँ पे इन स्पार्क इग्निशन इंजन में हम नॉकिंग को कैसे कम कर सकते हैं। ए ऑप्शन में कहा गया कंप्रेशन रेशियो को बढ़ा के, बी ऑप्शन में कहा गया कूलिंग वाटर टेम्परेचर को बढ़ा के, सी में कहा गया रिटार्डिंग द स्पार्क जो टाइमिंग रहता है थोड़ा सा कम करके, डी ऑप्शन में कहा गया इनलेट एयर टेम्परेचर बढ़ा के। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिटार्डिंग द स्पार्क एडवांस। ये आप काम करोगे तो नॉकिंग की टेंडेंसी को आप यहाँ पर कम कर सकते हो। क्लियर हो गया। इसी के साथ आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कहा गया है वेयर डज द मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड एयर टेक्स प्लेस इन केस ऑफ डीजल इंजन के केस में एयर और फ्यूल कहाँ पे जाके मिक्स होते हैं। बिल्कुल बच्चों ने यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इंजन सिलेंडर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन हमने आज डिस्कस कर लिए। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, आपको सेशन अच्छा लगा और आप वीडियो को शेयर भी करोगे और जो टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प भी करोगे। और अगर आप चाहते हो ज़्यादा क्वेश्चन है तो फिर से वही बात बोलूँगा आपको, वीडियो को शेयर करो, जितने स्टूडेंट तक पहुँचा सकते हो पहुँचाओ, ताकि हम यहाँ पे एक दिन के 25 से 50 क्वेश्चन भी डिस्कस किया करें। तो थैंक यू, जय हिंद।